नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज एक खास विषय को लेकर हम सब हाजिर हैं और वह विषय है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे संबंधित जो सुविधाएं हैं, कई बार इस प्रकार के सवालात उठते रहे कि उन सुविधाओं को कम करने की दिशा में सरकारें काम करती रही हैं, चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। लेकिन कल हरियाणा राज्य सरकार ने एक खास पहल की और वह पहल है कि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की सुविधा अब लोगों को ऑनलाइन देने का निर्णय लिया है। और इस दिशा में उन्होंने एक पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च की आरटीआई हरियाणा के नाम से, rti-haryana.in गवर्नमेंट के नाम से। और इस पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं और जानकारी उनसे ले सकते हैं। खास बात इसका यह भी है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो साथ साथ आप ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकेंगे। वेबसाइट पर ही आपको इंफॉर्मेशंस भी अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन अभी यह पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें केवल 2 डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है। एक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा जो चंडीगढ़ में है और दूसरा सीआईसी हरियाणा यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो ऑफिस है वो भी चंडीगढ़ पंचकुला में है। तो केवल इसी 2 डिपार्टमेंट से अभी आप ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लॉन्च करने के क्रम में ये आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार के लगभग सभी विभागों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और आने वाले समय में स्टेप वाइज जो लोकल बॉडीज हैं या और दूसरे जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडीज हों या फिर दूसरे गवर्नमेंट के अंडर जो अलग प्रकार की एजेंसीज काम करती है, तो उनको भी उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारे साथ 6 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराऊं चर्चा शुरू करने से पहले। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद से अजय बहल जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतवीर भारद्वाज जी हैं जो आज तक गुड़गांव के चीफ एडिटर भी हैं और पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ हैं गुड़गांव से। आपका भी स्वागत है सतवीर जी। हमारे साथ सूर्यदेव यादव जी हैं जो समाज सेवी हैं और पहले कुछ समय पहले तक वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं गुरुग्राम के। आपका भी सूर्यदेव यादव जी इस खास चर्चा में स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। जी धन्यवाद आपका। और हमारे साथ चौथे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार मधुकर जी जो कि चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हैं और चंडीगढ़ बेस्ड हैं। बहुत जलवा इनका चंडीगढ़ में रहता है तो मुख्यालय पर इनकी बड़ी नजर रहती है। आपका भी स्वागत है कुमार मधुकर जी द पब्लिक वर्ल्ड पर। और हमारे साथ हमारे 5वें मेहमान हैं अशोक कुमार जी जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, गुरुग्राम में बहुत सक्रिय रहते हैं और आरटीआई की दृष्टि से भी बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बहुत आवश्यक था कि हम इनका व्यूज भी इसमें जानें और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पहल गवर्नमेंट ने की है उसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या वास्तव में ये ईज ऑफ डूइंग है आरटीआई की दृष्टि से या नहीं है। तो सबसे पहले क्योंकि आरटीआई के एरेना में लगातार जुड़े रहते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बहल जी। अजय बहल जी, आप हरियाणा सरकार की इस पहल को किस रूप में देखते हैं? पहल अच्छी है, बहुत देर से आई हरियाणा सरकार इस क्षेत्र में। आप अगर देखेंगे कि इवन जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने भी इसको प्रक्रिया को जो ऑनलाइन है और केंद्र सरकार ने जो डीओपीएनटी देता है केंद्र सरकार के विभागों को, इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आज से लगभग 10 साल पहले कर दिया था। हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है, काफी देर से उठाया है, पर फिर भी सराहनीय है कि चलिए देर से सही शुरुआत तो हुई। अब देखना ये है कि कितना सुविधाजनक रहेगा, आम आदमी की कितनी पहुंच रहेगी इस तक और आगे आने वाली क्या क्या इसमें परेशानियां होंगी या क्या, जैसे कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है, तो क्या उसमें आसानी रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, तो आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में इस पहल को, जैसे आपने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, क्या आपको लगता है कि इसको विस्तार देने से आने वाले समय में
वाकई आरटीआई फाइल करना सुविधाजनक एक मुद्दा बनेगा? हमारे जो विभाग के अध्यक्ष हैं और जो हमारे पीआईओ हैं, जन सूचना अधिकारी हैं, वो इस चीज की अहमियत को नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा सुधार होगा या लाभ होगा। आम आदमी तक पहुंच बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग रेगुलर तरीके से आरटीआई लगाते हैं, चाहे वो पेशे से वकील हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लोग आरटीआई से जुड़े हैं, वो तो जैसे हमारी संस्था है, पिछले हम तो लगभग 5 साल से ऑनलाइन आरटीआई लगा रहे हैं। हम ईमेल से आरटीआई भेजते हैं, जो फीस होती है वो हम चालान से जमा करा देते हैं, जिसकी सुविधा हरियाणा सरकार ने पिछले 6-7 साल से दे रखी है। जो ई ग्रास पोर्टल है हरियाणा सरकार का, आप किसी भी विभाग को 10 रुपए की जो सूचना शुल्क है आप जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन आप अपना आवेदन दे सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता है वो तो यूज कर रहे हैं, आम आदमी तक ये कैसे पहुंचेगी, एक चीज, विभाग इसको किस प्रकार से लेंगे, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आज भी अगर हम किसी विभाग में ईमेल भेजते हैं तो कई महीनों तक ईमेल पड़ी रहती है, उसको कोई खोल के ही नहीं देखता है। आपको वहां पे जा करके या फोन करके बताना पड़ता है कि साहब हमने एक ईमेल से आपके आवेदन भेजा था, उसको कृपया देख लीजिए और क्या करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा ऑनलाइन आवेदन भी विभाग में जाके पड़ा रहेगा, वो उसको खोल के ही नहीं देखेगा, तो फिर ये सब सरकार जो भी कर रही है आम आदमी के लिए, तो ये सब व्यर्थ जाएगा। सहल जी ने आपने जो आशंका व्यक्त की, और यही एक मुद्दा है कि ऑनलाइन केवल कर देने से क्या वास्तव में जनता को इस सुविधा का लाभ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में बेस्ड है कुमार मधुकर जी, आपका क्या कहना है? जैसी आशंका उन्होंने व्यक्त की और जो वो बता रहे हैं कि खामी पहले से ऑलरेडी उसमें व्याप्त है, कि ऑनलाइन वो ईमेल की सुविधा उन्होंने दी हुई है, मगर वो संबंधित अधिकारी या पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो उसको खोलकर ही नहीं देखता है। आपकी आवाज मुझकर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा नेटवर्क। मेरी आवाज साहब? हाँ जी, आ रही। हाँ बताइए जी। कि जो इन्होंने भाई ने कहा है वो निश्चित रूप से सही कहा है जी। चंडीगढ़ बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन पूरे राज्य की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे यूटी में उपलब्ध है। छोटी सी यूज करते आ रहे हैं। आज भी मेरी एक आरटीआई एक्टिविस्ट से मेरी बात हो रही थी, कम से कम उनके 250 एप्लीकेशन। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। एक बार दोबारा उसको आप दोबारा एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें तो शायद आवाज आपकी ठीक होगी। तब तक हम दूसरे गेस्ट के पास जा रहे हैं, एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट करके जी। सतवीर जी, आप तो बहुत लंबे समय से लगातार एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप जनहित से संबंधित मुद्दों से भी जूझते रहते हैं और साथ साथ आप आरटीआई भी बहुत सारे आप फाइल करते रहते हो, इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते रहते हैं और कानूनी दुनिया में भी आप उन चीजों को लेकर जाते रहते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या इससे आसान होंगे रास्ते? सतवीर जी, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है चौधरी साहब। मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहूंगा कि बड़ा इस बात का मुझे दुख भी है कि राज्य सरकार के मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये रही कि जो आरटीआई कलकत्ता विभाग में देता था तो उसमें भी वो जवाब नहीं देते थे और कई महीनों तक ऐसी आरटीआई बहुत है जो पेंडिंग रही है, जिसमें मैंने खुद जो है एक आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते शिकायत दी थी और उसका मेरा अपना अनुभव ये रहा कि 5 महीने तक तो उसका रिप्लाई नहीं दिया गया है। फिर रिप्लाई दिया गया तो 2 लाइन के अंदर एक रिप्लाई दे दिया गया कि आप संबंधित विभाग से जाके जानकारी लें। मतलब आप आरटीआई कार्यकर्ता एप्लीकेशन लगा रहा है और संबंधित विभाग में जा खुद ही वो जानकारी लेगा, फिर क्या फायदा होगा? ये जो ऑनलाइन दूसरी बात और मैं अलग से कहना चाहूंगा जी। दूसरी बात और मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूंगा चौधरी साहब जी, कि आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई के नियम जब लागू सख्ती से नहीं होंगे, चाहे चंडीगढ़ से कर लेंगे, चाहे गुड़गांव से कर लें, चाहे किसी जिले से कर लें, जब तक अधिकारियों पर लगाम नहीं रहेगी
क्योंकि अधिकारियों से ही आरटीआई चंडीगढ़ से मांगी जाएगी, अधिकारी जवाब देकर राजी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर राज्य सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। अगर पहले की तरह डरा यही रहेगा कि आरटीआई दे दी गई है और उसका जवाब पेंडिंग में है, तो फिर आरटीआई ऐसे फेल हो जाएगा ये इनका सिस्टम। बिल्कुल, ये आपकी आशंका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप लगातार डालते हैं आरटीआई और आपने अनुभव ये प्राप्त किया है। सूर्यदेव यादव जी, आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रहते हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार आप उठाते रहते हैं। हरियाणा सरकार ने जो ये पहल की है, आपको लगता है कि अब लोगों की राहें आसान होगी इस दृष्टि से? जी नमस्कार, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार जी। पहल अच्छी है, लेकिन पहल में अभी जैसे आपने बताया कि केवल 2 विभागों को ही इसके साथ जोड़ा गया है जी। तो हरियाणा सरकार पिछले 7 साल से तो सरकार चली रही है खट्टर साहब की जी। परंतु इतने लंबे समय के बाद भी अब इसकी इस तरह से शुरुआत करना जी। कि भाई केवल 2 ही विभागों को जोड़ा गया है और वो बाकी के विभाग कब जुड़ेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि सब हर जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिनके लिए प्रशासन की पकड़ और दूसरी चीज़ें मुश्किल है, वो सारे आम आदमी होते हैं, उन लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑफलाइन भी थी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, से ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट जो जिला सचिवालय है वहाँ तक जा ही सकता है। उसमें जब कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है तो उसके लिए यह बहुत ही छोटी सी बात है कि वो वहाँ तक जाए नहीं, या वो जा सकता है, बड़े आराम से जा सकता है। इम्पोर्टेंट है कि उनको सूचना मिलनी चाहिए, जो अपेक्षित सूचना है वो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तो चोट वहाँ पे की जाए जहाँ पे फॉल्ट है या जहाँ पे खराबी है, उस अंग का इलाज होना चाहिए। इसलिए जो अधिकारी जो समय पर आरटीआई का जवाब दे, यह इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि पहले ऑफलाइन थी, तब हमारी क्या सूचनाएं समय पर प्राप्त होती थी? अगर सूचनाएं पहले भी समय पर प्राप्त नहीं होती रही तो एप्लीकेशन का माध्यम ऑनलाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक वर्मा जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि ऑफलाइन की व्यवस्था है, जैसा कि अजय बहल जी ने पॉइंट आउट किया कि पहले से ईमेल की व्यवस्था भी है, बावजूद इसके ईमेल जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप जुटला नहीं सकते, बावजूद इसके पीआईओ उसे इग्नोर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये केवल एक जुमला बनकर रह जाएगा या फिर वाकई आने वाले समय में इसको दुरुस्त करने की दिशा में कुछ कदम भी उठाए जाएंगे? जी, जैसा कि बताया अजय बहल जी ने बताया, सूर्यदेव जी ने, सतवीर जी ने बताया कि जो सूचना है एक तो टाइम से मिलती नहीं, दूसरी इन्होंने बताया कि एक अगर जो किसी डिपार्टमेंट में दी है वो कहते हैं कि जी ये संबंधित नहीं है, तो जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि अगर जो गलत उसमें लग गई तो उसको ठीक में भेजा जा सकता है। ये तो चलो, और जो सेवाओं की बात है ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये सेवा देने के माध्यम है, इससे कानून का प्रभावी होना या गैर प्रभावी होना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार ने 2019 के अंदर इसकी धारा 13, 16 और 27 में संशोधन किए थे जिसमें उन्होंने इस कानून को कमजोर करने का काम किया है, जो कि उसमें जो राज्य सरकार के आयुक्त है और केंद्र सरकार के आयुक्त है, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनका दर्जा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो कि 2005 के कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर जज का दर्जा था, वो जब धारा 13, 16 और 27 में संशोधित किया गया तो दर्जा खत्म कर दिया गया। अब सर इसमें एक बात और है कि जब उनकी, क्योंकि सेवा और शर्तें केंद्र सरकार, राज्य सरकार निर्धारित करेगी और जो 90% मामले होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ही होते हैं सर। अगर जो उनकी नियुक्ति, कार्यकाल या दर्जा निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी, तो जो इस कानून की स्वायत्तता है, जो इंडिपेंडेंट जो राइट्स हैं, वो प्रभावित होंगे सर।
मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जो 2005 जिस तरह था उस तरह से इसको किया जाए, क्योंकि इसकी मांग जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हमारे वजाहत हबीबुल्ला जी, उन्होंने भी मांग उठाई है कि जो संशोधन किए हैं 2019 के अंदर ये गलत किए गए हैं। इससे आरटीआई जो कानून है कम प्रभावी कम हुआ है और उसकी स्वायत्तता पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव के आयुक्त हैं उनकी उसके ऊपर असर पड़ा है। तो माध्यम बदलने से कुछ नहीं होता सर, कि डिजिटल तरीके से हो, अगर जो फिजिकल है या वर्चुअल है, कोई भी चीज है, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट के अंदर अब केसेस चल रहे हैं, फिजिकल भी है वर्चुअल भी है, तो उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर या कानून के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये माध्यम है सर बेसिकली। और माध्यम भी जैसा कि बहल जी ने बताया कि ये पहले से ईमेल की व्यवस्था थी, ये अब लाके मुझे नहीं लगा, और वही 2 ही महकमों को जोड़ा है अभी इन्होंने। अभी एक चीज जो नेटवर्क अभी हम इस गूगल मीट से ही महसूस कर रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। पहले जो हमारा ये सिस्टम है ये इतना इफेक्टिव प्रभावी नहीं है कि अगर जो जाएंगी शिकायतें और पड़ी रहेंगी, जैसा कि सभी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहल जी है, सतवीर जी है, सूर्यदेव जी, उन्होंने आशंका जताई है सर। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस जुमले को देश का प्रधानमंत्री लगातार रटता है, अटकाने भटकाने और लटकाने का आरोप वो पूर्व की सरकारों पर डालते रहते हैं और लगाते रहते हैं। तो आरटीआई की दृष्टि से कुमार मधुकर जी, क्या आपको लगता नहीं कि ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, ये आरटीआई की दृष्टि से भी आरटीआई एप्लीकेशन को भी अटकाने भटकाने और लटकाने की दिशा में ही लगातार काम करती रही है? देखिए, हम इसमें तो ये देखना होगा कि सरकार की नेक और नियति, अगर नेक नियति है तो आप कुछ भी जब लेकर के आते हैं तो ईमानदारी से जब चलाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है जी। आपने जैसे कि और भी आरटीआई एक्टिविस्ट साथियों ने कहा कि कमजोर किया गया है, निश्चित रूप से कभी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी कमजोरी आरटीआई के उन्हीं के माध्यम से और बाहर तक जाए, ये बिल्कुल भी कोई सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन जब पोर्टल चलाने की बात आ रही है तो पोर्टल में भी नेक नीति देखने की जरूरत है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत हम तो कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ शहर की अगर मैं तुलना करूं, चंडीगढ़ शहर में 2017 से ही ऑनलाइन व्यवस्था है, इसके बाद भी उनको कभी भी सही टाइम पर कोई सूचना नहीं मिलती। एक तो ये जो है बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो किसी भी सरकार के पास स्टाफ इतने नहीं है कि जो हर सूचना को निकाल करके, क्योंकि एक सूचना नहीं होती एक डिपार्टमेंट की, कई सूचनाएं होती है और कई तरह के लोग उसमें लगाए जा सकते हैं। तो इन्होंने जो आरटीआई जो इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, उसके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग वाले हैं, ठेके पे काम करने वाले हैं, 10-15 हजार 20 हजार पाने वाले लोग हैं, यानी सक्षम लोग हैं, लेकिन उसमें उसकी क्षमता का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो सैलरी है, ना टाइम है, ना आज एक महीने के बाद फिर कोई और आ जाएगा तो दूसरे महीने में कोई और आ जाएगा। तो ऐसे में अगर सूचना हम देना भी चाहें तो शायद वो सूचना कलेक्ट करके हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास और भी कई काम होते हैं जिसमें उसी में वो उलझे होते हैं। बाद में उसको लगता है, जैसे हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों को आप देखते होंगे कि ठीक हम रिपोर्टिंग जो दिन भर में जो हम लोग खाक छान के आते हैं, ठीक आप डेस्क पर पहुंचते हैं, खबर फाइल करते हैं, और फिर पता चलता है कि सेंट्रल जो हमारा डेस्क होता है वहां से फिर कोई एक ऐसी चीज आ गई कि आप काम करके आए हैं दिन भर, वो काम तो गया, अब दूसरे काम में लग जाए। तो इस तरह से सबका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया है, शुगर सबको की बीमारी है। उसी तरह से आरटीआई का जो डिपार्टमेंट है, इसमें बिल्कुल भी आदमी नहीं है। एक खोखा तैयार कर दिया गया, बाहर से पंपलेट लगा दिया गया कि यहाँ आरटीआई है, आपको यहाँ पे अच्छे सामान अच्छे मिलेंगे, और पता चला कि जब वहां आए तो सारा चाइनीज माल लेके आए, और पता चला कि जैसे लगाए स्विच ऑफ हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वो बर्बाद होकर रह गया, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं। तो ये जो पोर्टल है उसी तरह से बिना कोई गारंटी कोई वारंटी आप मत्था मारते रहिए, धक्का मारते रहिए, जब तक उनके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होंगे, उसको प्रॉपर तरीके से देखने वाले नहीं होंगे, उसको स्टडी करने वाले नहीं होंगे,
क्योंकि वहां तो जब आप कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो उस क्वेश्चन को समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल अगर ठीक वो बात कला है अगर कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करने की बड़ी आवश्यकता है। अजय बहल जी, आप लगातार फाइल करते हैं और खासकर जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से आपको फॉलो करता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं खास करके उस पर आप बहुत फोकस करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेट्रो से रिलेटेड चीजें हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी जो नगर निगम है, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे भी आपका बहुत सारा फोकस होता है। बहुत सारे आरटीआई आपने फाइल किया और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने सामने लाई हैं और उसको आपने कराने की दिशा में भी बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन आप जैसे लोगों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, जैसे कि अशोक वर्मा जी ने पॉइंट आउट किया कि जो उसमें सेक्शन 13, 16 और 27 को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से मिनिमाइज कर दिया उस तरह से, तो ऐसे में आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बजाय ये जो पोर्टल लॉन्च की गई है, इसकी बजाय पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश होनी चाहिए और जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है उसको मेंटेन करने की दिशा में कुछ वैसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की ओर से, तब जाकर के ये सारे जो मोड चेंज करने वाली कहानी है तभी जाकर के सफल होगी। मैं किसी हद तक वकील साहब की बात से, वर्मा जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कारण यह है कि कोई भी सूचना आयुक्त, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो, चाहे वो उनका कार्यकाल 5 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो या चंद महीनों का हो, उनकी कार्यशैली पर, उनके कार्यकाल से या उनको मिलने वाली सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने हरियाणा में ही देखा है, कुछ सूचना आयुक्त ऐसे आए जो कि बहुत कम कार्यकाल के लिए आए, जिनको कि केवल 1.5 से 2 साल का ही समय मिला। उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए, बहुत न्याय संगत फैसले दिए, समय पूर्वक सूचना दिलाने की पूरी कोशिश की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उनका कार्यकाल कम कर दिया गया या उनकी सुविधाएं सरकार ने कम कर दी, इससे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है कि जो सूचना आयुक्त बनते हैं वो क्वालिफाइड हो, उनमें काबिलियत हो, उनमें क्षमता हो। और यही बात हमारे जन सूचना अधिकारियों के लिए है कि सरकार में चाहे स्टाफ की कमी है, सभी लोग जानते हैं, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, दोनों जगह स्टाफ की कमी है। पर प्रश्न हमारा ये है, मैं तो अपील केसेस में भी जो आयुक्त महोदय होते हैं उनसे भी यही पूछता हूँ, जो विभाग अध्यक्ष होते हैं उनसे भी यही पूछता हूँ कि क्या हमारे पास कर्मचारी कम है या एफिशिएंट कर्मचारी कम है। अगर हमारे पास 10% स्टाफ है, वो भी अगर एफिशिएंट है, अपने काम को तरीके से जस्टिफाई करता है, तो शायद ही कोई ऐसी दिक्कत आए। रही बात डिजिटाइजेशन की, जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 का, इसके पहले ही पेज में लिखा हुआ है कि इसके लागू होने के 120 दिन के अंदर अंदर सारी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम जो पॉसिबल था डिजिटाइज किया जाए। आज तक शायद ही कोई विभाग है जिसने कि सेक्शन 4 जो है, इसका अनुच्छेद 4 जो है सूचना का अधिकार कानून का, जिसमें कि स्वेच्छा से हर विभाग को अपनी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिक तक पहुंचानी होती है, उसकी अनुपालना की हो। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लीजिए, उसमें जानकारी 4, 5, 6, 10 साल पुरानी होगी, कहीं भी उस जानकारी को अपडेट नहीं किया जाता। बात आई जो विषय था हमारा, जिसपे हमने चर्चा शुरू की थी, कि जो वेबसाइट लॉन्च की है, अब देखने की बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए 10 आवेदन आए पहले दिन में, 30 दिन में उनमें से कितने डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं? क्या इनको मुख्य सचिव कार्यालय से या राज्य सूचना आयोग के द्वारा या मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग होगी? अगर वो सही प्रकार से होती है तो ये सफल हो पाएगा, नहीं तो जैसे बाकी चीजें हैं ये भी एक स्क्रैप के जैसे पड़ा रह जाएगा। जी जी। अशोक वर्मा जी, जो आपने मुद्दे उठाए, एक तो उस प्रोविजंस को मिनिमाइज करने की बात की गई, यानी क्या आपकी आशंका ये है कि इन संस्थाओं को दंतहीन यानी टीथलेस बनाने की दिशा में कदम उठाए गए जानबूझकर, डेलिबरेटली? और दूसरा, क्या जैसे कि मधुकर जी ने जो आशंका खड़ा किया उन्होंने और जो बातें उन्होंने कही है कि राज्य सरकारों के कार्यालयों में आप जाइए, इस प्रकार के जो डेडिकेटेड वर्कर्स या ऑफिसर्स या कर्मचारी होने चाहिए थे जो कि इन चीजों को समझ भी पाए ठीक से कि जो सवाल पूछे गए हैं उसका माकूल जवाब दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की ये जो परिस्थिति बनाई गई है, जानबूझकर परिस्थिति बनाई जा रही है? जी, मधुकर जी ने बताया कि जो पहले स्टाफ है काफी आउटसोर्स किया जाता है, और इन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही है कि जो इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन आया है, पहले अधिकारी वो सक्षम हो कि उसको समझ सके कि जो प्रार्थी है वो क्या सूचना मांग रहा है और क्या सूचना देनी है।
जी। या तो वो अधिकारी सक्षम नहीं है या वो डेलिबरेटली इस तरह से एक्ट कर रहा है। जी। और रही बात, जैसे मैंने बताया कि कार्यकाल ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 2019 में संशोधन किए गए हैं तो इनके ऊपर केंद्र सरकार का एक तरह से मॉनिटरिंग हो गई है। और उसमें जो पहले जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत सरकार के, तो उसमें जो उनका दर्जा था वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था जी। और स्वायत्तता थी। जब धारा 13, 16 और 27 को हम एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इस कानून को कमजोर किया गया है और गैर प्रभावी है। जैसे मैंने बताया कि जो 2005 में कानून बना था, जो स्टैंडिंग कमेटी थी, सर्वसम्मति से ये इनके दर्जे दिए गए थे और ये इनकी रिपोर्टिंग केंद्र सरकार या राज्य सरकार को नहीं होगी, ये ऑटोनोमस स्वायत्त संस्थाएं रहेंगी। लेकिन जब उसकी टर्म एंड कंडीशन सरकारें तय करने लगेगी तो उसकी स्वायत्तता पे असर आएगा। ये धारा 13 और 16, 27 में संशोधन में इस सरकार ने किया, मेरा ये कहना है। जी। कार्यकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आशंका ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की बात करूं मैं, उसका दुरुपयोग करती है क्योंकि उनका पूरा उनके हाथ में कंट्रोल है, तो क्या उसी दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उन पर भी इनकी छाप पड़ी रहती है। सतवीर जी की ओर में जा रहा हूं। सतवीर जी, आप अपना मोबाइल को थोड़ा सा ठीक कर लें। सतवीर जी, आपसे जी सीधा कर लें क्योंकि आपका पिक्चर थोड़ा सा उल्टा आ रहा है। सीधा कर लें, सीधा खड़ा कर दें उसको, मोबाइल को। सतवीर जी, आपसे सवाल ये है कि जिला लेवल पर जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर नगर निगम है, चाहे पीडब्ल्यूडी है या फिर हुडा डिपार्टमेंट है, इस तरह की जो अथॉरिटीज हैं हरियाणा सरकार की, जहां की भ्रष्टाचार चरम पर रहता है और लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? चौधरी साहब, मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा फोन को आप अपने फोन को थोड़ा सा सीधा कर लें। आप सीधा नहीं, घुमा दीजिए इसको, घुमा दो। सीधा उसको घुमा दें, फोन को घुमा दीजिए पूरा। घुमाने के चक्कर में ये गुम हो जाएगा फिर। चौधरी साहब, मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहूंगा जी, अब की राज्य सरकार ने सीएम विंडो चलाई थी पहले। हाँ। और सीएम विंडो का उद्देश्य ये था कि किसी की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय जाएगी डायरेक्ट। लेकिन मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने 3 साल तक सीएम विंडो पर पेंडिंग शिकायत देखी है मेरी खुद की। आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस बार संज्ञान लिया है 3 साल के बाद में। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं। कम से कम 3 साल के बाद ये याद आई कि गुड़गांव के एक पत्रकार की शिकायत है, उस पर 3 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं भ्रष्टाचार के तहत। लेकिन डीडीपीओ साहब ने 1.5 साल तक, गुड़गांव के डीडीपीओ साहब ने 1.5 साल तक जांच के नाम पर पेंडिंग रखी। अगर अधिकारी आरटीआई के अंदर भी संवेदनशील होंगे और जागरूक पूरा सरकार की मंशा को समझेंगे, सरकार ये चाहती है, तो उसके बाद तो कामयाबी मिलेगी। और अधिकारी बेलगाम रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि उसके अलावा कई उदाहरण और दे रहा हूं मैं। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत यहीं पर आएगी गुड़गांव में ही, चंडीगढ़ से भी। अगर ये अधिकारी तो वही लाल फीताशाही है जी। अधिकारी अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पाएगी सरकार ने, सबसे पहले उद्देश्य यह है कि अगर कोई अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं देता है तो उस पर पेनल्टी पड़ेगी या उसकी विभागीय जांच खुलेगी, तब तो अधिकारी के दिमाग में खौफ रहेगा। यानी अधिकारियों के दिमाग में कोई खौफ नहीं है। अगर आरटीआई को लागू करना सुचारू रूप से, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मैं चाहता हूं बड़ी अच्छी पहल है। लेकिन पहल का फायदा जब ही होगा जब ये खुद जो है इस पर लगाम लगाएंगे। अब जो अधिकारी लापरवाह होगा उस पर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे अधिकारियों के अंदर भी डर बढ़ जाएगा। सरकार सख्त है और माहौल गर्म है। जी, सुरदेव यादव जी, सतवीर जी ने जो बात कही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की दृष्टि से कि उनको फाइन किए जाए, टाइम फ्रेम के तहत वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उसको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो,
तो इस प्रकार की व्यवस्था तो ऑलरेडी आरटीआई एक्ट में है, और जो खास करके जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके पास भी इस प्रकार के अख्तियार हैं, उनके पास अधिकार हैं। और ऐसे कई ऐसे मुझे लगता है अजय बहल जी ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज उठाए हैं जिसमें कि कई अधिकारियों को फाइन हुए हैं, उनकी सैलरी से काटने की बात हुई है। इस प्रकार के इश्यूज का कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है लोकल लेवल पर एक आम आदमी के रूप में हमें बताएं कि क्या अधिकारियों की मानसिकता में कोई बदलाव आपको दिखता है? हाँ सतवी साहब, मेरा कैमरा तो कैसे ऑफ हो गया मालूम नहीं, परंतु मैं जानना चाहता हूँ मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप दिख भी रहे हैं और आपकी आवाज भी आ रही है। जी हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो लॉन्च किया गया है पोर्टल, ये तो एक अच्छी शुरुआत है जी, परंतु इसे सफल बनाने के लिए लोगों में एक अवेयरनेस, और लोगों में जो वर्तमान में जो अवेयरनेस है आरटीआई के बारे में, जी, जो हमने देखा है पीछे कि भाई आरटीआई की जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति फंसता है या कोई बड़ा बिल्डर या दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, जी, तो वहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर हमले भी होते हुए देखे गए हैं पीछे पास्ट में। जी, तो जब तक लोगों को कम से कम ये जो एक खौफ है लोगों के दिमाग में जी, कि आरटीआई यदि आप लगाएंगे हम तो फिर उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, तो इसे भी कम से कम सबसे पहले इस सुरक्षा को मुहैया कराया जाए। और दूसरी बात यह कि लोगों को अवेयरनेस कराई जाए इसके बारे में। अगर उसको सफल बनाना, अगर उद्देश्य सरकार का इसे सफल बनाना है, तब तो इसे अवेयरनेस इसकी बढ़ाई जाए। और मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि हमारी ऑफलाइन जो हम एप्लीकेशन लगाते थे आरटीआई के लिए, वो ही पेंडिंग रहती है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपकी एक्सेस जो है इजी बनाई गई है, कोई भी घर में बैठ कर के अप्लाई कर सकता है। परंतु इससे क्या है कि इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशंस का भंडार बढ़ जाएगा, परंतु जो पहले ऑफलाइन जो जाकर के सूचनाएं लेने के लिए एप्लीकेशन देती थी, उन पे भी ठीक से जब काम नहीं होता है और वही भी लंबे अरसे तक पेंडिंग पड़ी रहती है और रिमाइंडर दिए जाते हैं। और जैसे पहले एक वक्ता ने बताया कि मतलब वहाँ पे जाकर के बोलना पड़ता है उनको कि हमारी एप्लीकेशन है और इस पे देख लीजिए। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है सर, अगर आम लोगों तक ये सुविधा पहुंचाने का जो मकसद है, नियत है, वो यदि करनी है तो ये चीज़ें करनी होगी, अवेयरनेस करनी होगी और प्रॉम्प्ट एक्शन होगा और जिम्मेदारियां फिक्स करनी होगी। और जो है जो सूचना है वो अगर टाइम से नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि उसका इफेक्ट घट जाता है फिर। जी ठीक बात है। मधुकर जी, सूर्य यादव जी ने दो आशंकाएं व्यक्त की कि एक तो इसको लेकर के सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आरटीआई डालने वाले लोग हैं, एक तो एक्टिविस्ट के रूप में कि जो कि उन प्रोफेशनली और साउंड लोग हैं, लीगली साउंड लोग हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है, सारे स्टेप्स की जानकारी है, तो वो डालते हैं और उस विषमताओं को फेस करना भी जानते हैं, वो फेस करते हैं। बावजूद इसके बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट पर, चाहे हरियाणा प्रदेश हो, दूसरे प्रदेशों में भी लगातार हमले होते रहे हैं, धमकियां दी जाती रही हैं कि आप एप्लीकेशन वापस लो, जानलेवा हमले भी होते रहे हैं, कईयों की हत्या भी हो गई है। तो क्या इस प्रकार की जो आशंका, जैसे कि एक आम आदमी, एक राजनेता के रूप में सूर्य ने उठाया है, क्या आपको लगता है कि सरकार की मानसिकता ऐसी है कि इन इश्यूज को, इन आशंकाओं को एड्रेस करेगी? देखिए, कई तरह की बातें हैं इसमें। कुछ तो आरटीआई एक्टिविस्ट को बदनाम करने में भी लगे हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी, कई बार ये बातें आती रही हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई डाल करके किसी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। एक तो यहाँ पे उनके फंड पे पहले ही वहां पे चोट के आ जाता है कि बार ये उठ ना पाए। जी। दूसरी बात कि सरकार के पास जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जैसे आरटीआई की शुरुआत हुई, उसके बाद कभी जो इन्होंने कहा कि अवेयर करने वाली बात, ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई कैंप लगाया गया ताकि किसी को पता चले कि आरटीआई है क्या और इस आरटीआई से आप क्या कर सकते हैं। आरटीआई कितना बड़ा हथियार है जिसको हम सुधार ला सकते हैं भ्रष्टाचार में। इसलिए कभी भी सरकार की ओर से आपने नहीं देखा होगा कि कई कैंप लगाए गए हैं। कभी कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के लिए तो आप कैंप लगाते हैं कि आप आवारा कुत्तों को पकड़ के लाइए, ऐसे इंजेक्शन लग जाता है, ये लग जाता है। लेकिन जिसमें सुधार हम कर सकते हैं, पूरे तंत्र को सुधार सकते हैं,
उस तंत्र को लेकर के हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि कोई कैंप लगाया गया हो। कैंप लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो खुद ही सीख करके आते हैं, खुद ही आप आरटीआई लगाते जाइए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाता है। इन सब के बावजूद एक आरटीआई एक्टिविस्ट के कम से कम 250, 500, 600, जिस तरह से स्टेट है जी, मतलब हजारों की संख्या में उसके एप्लीकेशन लगाए हुए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। अगर जवाब आया तो जो आपने सवाल किया है जवाब कुछ और ही आ गया, फिर आप दोबारा लिख दे रहे हैं, फिर तीसरा ही तरह का जवाब आ गया, फिर आप उसको उसी तरह में उसको घुमा फिरा के रखिए, फिर आपको जवाब ही नहीं देगा, फिर आप अपील करने के लिए जाइए, फिर अपील करने में भी आपका उतना ही समय लगेगा। इस तरह से क्या होता है कि ना आपको सूचना मिलती है, ना आपकी हिम्मत बच पाती है कि हम आरटीआई के लिए और भी काम कर सकें। जी, सतवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं आपसे बिल्कुल, मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूं, आपसे एक सवाल भी है, साथ साथ आप अपनी बात जरूर कहें। और एक सवाल भी आपसे है कि क्या सरकार की मानसिकता आपको लगती है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, जो आरटीआई एक्टिविस्ट पर, आरटीआई लगाने वाले आम आदमी पर, आरटीआई लगाने वाले किसी प्रोफेशनल, किसी पत्रकार पर जो धमकियां दी जाती हैं, जानलेवा हमले किए जाते हैं, क्या सरकार सुरक्षा देने की मानसिकता रखती है? क्योंकि 2005 में यह एक्ट आया और आज 2022 है। ये 15, 16, 17 वर्षों की जो यात्रा है, ये यात्रा, इसको देखकर आपको लगता है कि सरकार की मानसिकता है रचनात्मक? चौधरी साहब, मैं ये बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूँ, हाथी के दांत दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ होते हैं। सरकार ये घोषणा तो कर रही है कि भाई आरटीआई राज्य सरकार से ली जाएगी। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश का सबसे सर्वोच्च पद है जी। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय से मैंने एक शिकायत डाली, वहां से डीओ लेटर आया और उसकी जांच बैठी जी, लेकिन अधिकारी इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, उन्होंने ये लिख दिया उस जांच के अंदर कि ये तो बिजली के जो कनेक्शन दिया गया है कि ये तो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं एग्रीकल्चर के अंदर, जमीन के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। एग्रीकल्चर उपजाऊ जमीन के अंदर ही मीटर दे सकते हैं खेती के लिए, लेकिन कोई कॉलोनी कट रही है वहां मीटर नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन इन्होंने ऐसा किया, जबकि प्रधानमंत्री का लेटर को भी इन्होंने अनदेखी करके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। प्रधानमंत्री, मेरे को एक जाखड़ साहब है यहाँ पर एसडीओ एक्शन जी गुड़गांव के अंदर, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आप ये किस आधार पर दे रहे हैं जवाब? कहला भारद्वाज जी ये तो सब चलता रहता है, आप चाय पियो ना यार, ये तो नाराजगी चलती नहीं है, ये तो देखो सबके काम चलते रहते हैं। मैं क्या आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है? आप मेरे को चाय पिला रहे हैं, मीठी चाय पिला रहे हैं या फीकी चाय पिला रहे हैं? अब मतलब मैंने उनको चुटकी ली, वो कहते हैं नहीं मैं मीठी चाय पिला दूंगा। मीठी चाय का मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देने के लिए तैयार हूँ, साफ तौर पर इशारा किया एक अधिकारी ने। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी चाय भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी मनसाही मैं आपको समझ चुका हूं कि आप काम करना नहीं चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से डीओ लेटर आ जाए, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री खुद जांच के लिए आदेश कर देते हैं और उसके बाद अधिकारी किस प्रकार से रफा दफा कर देते हैं। ये तो आरटीआई के जवाब तो देने की बहुत दूर की बात है, अधिकारियों ने घुमा फिरा के जवाब देना है। चौधरी साहब, अगर सरकार की मंशा करनी और कतरी में अंतर नहीं होगा, बिल्कुल साफ तौर पर डिसीजन लेंगे, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे, तब तो कोई बात बन सकती है। नहीं तो हरियाणा के अंदर बहुत मोटी चमड़ी वाले अधिकारी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। माफ करना, मैं बहुत कड़वा शब्द कह रहा हूं, अगर मेरा शब्द कोई गलत लगा हो मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन मैं देहाती भाषा में बोल रहा हूं। आपका अनुभव बिल्कुल बिल्कुल बहुत माकूल है। अशोक वर्मा जी, ये जो विषमताएं हैं, जिस प्रकार के इश्यूज उठ रहे हैं और जो समस्याओं का सामना आरटीआई एक्टिविस्ट या एक सामान्य को करना पड़ रहा है, उसके लिए कानून की दृष्टि से वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसको या तो दोबारा रिवाइव करने की आवश्यकता है या फिर उसमें और एडिशन करने की बड़ी जरूरत है? पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा
ये एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो ब्लैकमेलिंग करते हैं जी। इस ब्लैकमेलिंग शब्द में ही विरोधाभास है जी। ब्लैकमेलिंग क्यों करेगा? अगर जो कहीं डिपार्टमेंट में या किसी अधिकारी ने जो गलतियां की हैं, खामियां की हैं जी, अगर जो वो खामियां उजागर होने के नाम से अगर जो ब्लैकमेलिंग वो आरटीआई एक्टिविस्ट को कह के बदनाम करते हैं, अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और संबंधित विभाग में या अधिकारी ने ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, तो आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे ब्लैकमेलिंग कर पाएगा? तो ये अवधारणा, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत तैयार किया जा रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और रही बात ये, जैसे इन कानूनों को विसल ब्लोअर एक्ट है या आरटीआई में जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी सुरक्षा के लिए अगर जो वो केंद्र सरकार या उसमें है तो साथ साथ इसमें एक, क्योंकि निष्प्रभावी तो कर ही दिया है, लेकिन इसको और प्रभावी करने के लिए जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनका जो एप्लीकेशन है या उनको जो पर्सनल अगर जो उनको थ्रेट आ रही है तो ये भी जो सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त है या राज्यों के आयुक्त है उनके पास उनकी एप्लीकेशन जाए और उनका डिस्पोजल उनके हाथ में होना चाहिए। तो मेरा तो ये सुझाव है इसमें। जी मधुकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपको एक सवाल भी है कि सरकारें आगे इस प्रकार की जो निगेटिव एटीट्यूड अपनाती है वो क्यों अपनाती है? क्या उनकी कोशिश ये रहती है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत सारी खामियां रहती हैं, क्या उसे ढकने की कोशिश में इस प्रकार की मानसिकता अपनाती है, या अधिकारी लोकल लेवल पर जानबूझकर सरकार के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, मैं जो समझता हूं जी कि देखिए, ऐसा जब शुरुआत है, शुरुआत को तो हमको अच्छा लेकर के ही चलना पड़ेगा। 2005 में अगर आरटीआई एक्ट लेकर के आए, मुझे लगता है उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी जी, और आज बीजेपी की सरकार है। भले उसमें कुछ उसमें खत्म करने की कोशिश की गई हो, लेकिन एक अनवरत प्रयास करने वाली चीजें हैं जी। जब आप सुधार करते हैं तो अनवरत आप चलते रहते हैं। एक पीढ़ी ऐसे भी आने वाली है जो कि कंप्लीट भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है, लेकिन जो हमारी मानसिकता है आजादी से पहले से अब तक जी, वही मानसिकता है। जो भी अधिकारी बैठेंगे वो अपने सरकार के प्रति वफादार होंगे। वो वफादारी निभाने के लिए आपको कोई ऐसी सूचना वहां से नहीं मिलने वाली है जो सीधे तौर पर सरकार या प्रशासन के किसी तंत्र पर जाके झटका मार रहा हो, धक्का मार रहा हो, या उसको कहीं ना कहीं जो है उजागर कर रहा हो। तो कभी वहां के अधिकारी ये नहीं सोचते हैं, भले ही आपका जनता का बेड़ा गर्क हो जाए, उससे कोई वास्ता नहीं। पर आप देखिए कि जो जनता का नौकर है वो जनता का मालिक बन करके आज बैठा हुआ है। जितने भी अधिकारी आप उसको समझ सकते हैं कि ये नौकर है, ये नौकर नहीं है, ये जनता का मालिक बन करके बैठा है। और जब तक जनता में वो जागरूकता नहीं आएगी, जब तक जनता को ये समझ में नहीं आएगी कि ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है ये हमारा नौकर है, ये हमारी नौकर है और हमारा काम करने के लिए ये बैठा हुआ है, वो तब तक वो अधिकारियों पे इसका असर नहीं आएगा। इसके लिए एक बहुत ही बड़े आंदोलन की जरूरत है। हालांकि आंदोलन के पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक लोग होते हैं, जैसे आपने अन्ना को देखा होगा, फिर आपने किसान आंदोलन को देखा, तो सबके पीछे वही मंशा होती है कि उसकी मानसिकता को कुंद कर दो और उस मानसिकता, जनता के मानसिकता को कुंद करके और फिर अपना एक प्रशासनिक तंत्र और सरकार बना लो। लेकिन किसी भी प्रयास को हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत प्रयास है। प्रयास बहुत अच्छा है, अभी इसको निभाने वाली बात है, इसमें सुधार लाने की बात है। जो हमारे पास मैन पावर नहीं है उस मैन पावर को लाने की जरूरत है, और सरकार की जो नेक नियति है उसको भी दिखाना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी करने कोई फायदा नहीं है उसका। जी अजय बहल जी, मधुकर जी ने कहा कि 2005 के आने के बाद, 2005 में जो एक्ट आया उसके बाद से एक ग्रेजुअली या उत्तरोत्तर थोड़ा इसमें सुधार आता जाएगा। आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आ सकता है, कोई ऐसी पीढ़ी भी हमें देखने को मिल सकती है, या हमारे बाद की पीढ़ी शायद पूरी तरह भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में लगातार आप सक्रिय रहते हैं, क्या आपको, आपका अनुभव ये कहता है कि आने वाले समय में हमें
भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया देखने को मिल सकती है, या देश या राज्य देखने को मिल सकता है, और उसका बड़ा माध्यम आरटीआई ही बनेगा? आपकी बात पे आऊंगा, इससे पहले मैं सतवीर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जी। लगभग 16 साल से मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, 5500 से ज्यादा आरटीआई लगा चुका हूँ केंद्र और राज्य सरकार में। ये जो मीठी और फीकी चाय का फर्क इन्होंने आज तक बताया, पता नहीं था हमें ना ही हमें किसी ने चाय पिलाई आज तक। तो सतवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कई चीजें सीखने को मिल रही हैं। बात आती है आंदोलन की या बदलाव लाने की। आप अगर देखेंगे 2005 से आज 2022 में हम आ गए हैं और बदलाव बहुत से आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर सूचना की जो मांग होती है उसको दबा दिया जाता है या उस पर काम नहीं होता है। बदलाव बहुत से आए हैं। देखने की जरूरत यह है कि जनता कितनी सक्रिय है। अगर हम इसको हार के बैठ जाएंगे तो शायद आज अंग्रेजों से आजादी भी ना मिली होती हमारे देश को। कठिनाइयां हैं, पहले भी रही हैं, आगे भी आएंगी, हो सकता है इससे बड़ी कठिनाइयां भी आए। हमें उनका सामना करना है, मिलकर सामना करना है, और एक समाज की बेहतरी के लिए आरटीआई लगानी है, ना कि किसी विभाग को, कर्मचारी को या किसी भी सरकार को परेशान करने के उद्देश्य से। जानकारी हम मांगते हैं, उसका उद्देश्य जानकारी मांगना और एक सिस्टम में सुधार लाना होना चाहिए है। आज की डेट में जो वॉल्यूम बढ़ रहा है आरटीआई का, अधिकतर इसलिए बढ़ रहा है कि लोग अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उसके लिए भी एक आरटीआई लगा देते हैं। जी एक अधिकारी ने हमारा काम नहीं किया, ये कब से यहाँ पोस्टिंग है, इसने क्या किया, इसके कितने बच्चे हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इससे मेरे को नहीं लगता कि सिस्टम में कोई सुधार आएगा। हमें जरूरत है सिस्टम में सुधार लाने की। आप किसी अधिकारी को बदल भी देंगे तो दूसरा अधिकारी आके बैठ जाएगा वहां पे। जरूरत है सिस्टम में सुधार लाने की। आप बेहतर जानते हैं, मैंने आज तक जितनी आरटीआई लगाई हैं, शायद ही किसी की इंडिविजुअली लगाई हो। हम सिस्टम को तो चेंज कर सकते हैं, किसी आम आदमी की या किसी अधिकारी की मानसिकता को बदलना असंभव है। जी मधुकर जी, आप मुख्यालय में हैं और यहाँ गुरुग्राम में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं जो आपने मुद्दा उठाया था आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर। लेकिन अजय जी का बड़ा माकूल सवाल है कि आरटीआई डालने वाले अगर आम आदमी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है, तो उसे भी अपनी मानसिकता को बिल्कुल सुधारने की आवश्यकता होगी, या अपनी सोच को, कि किस सोच के तहत आप आरटीआई डाल रहे हैं या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन मांगकर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं, कई बड़े अधिकारियों को, पुलिस महकमे के, दूसरे महकमे के अधिकारियों पर दबाव डालने की दिशा में इस प्रकार के कदम उठाए जाते रहे हैं, और बड़ा इशू बना है गुरुग्राम में पिछले दिनों। अगर मैं पुलिस कमिश्नर के मुद्दे की बात करूं तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति इस चीज का दुरुपयोग करता है? देखिए, मैं इसको दुरुपयोग और सदुपयोग में मैं नहीं जा रहा जी। हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगा है, चाहे मेरी मानसिकता में कुछ भी चल रही हो, जिससे इंफॉर्मेशन मांगा है, क्या वो देने की स्थिति में है, ये देखने वाली बात होगी। मान लीजिए मेरे मन में किसी के खिलाफ कुछ बात चल रही है जी, हमने आखिरकार एक्ट के अनुसार हमने सूचना मांगा है। अगर सूचना नहीं मिलती है और ये कहे कि आपकी मानसिकता खराब है, फिर तो इसी तरह से किसी को भी आप कह देंगे मानसिकता ठीक नहीं है, इंफॉर्मेशन हम दे नहीं सकते फिर जी। तो इसलिए हमने इंफॉर्मेशन मांगा, चाहे मानसिकता कोई भी हो, सूचना मिलनी चाहिए जी। पहल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मधुकर जी, वकील साहब हैं वर्मा जी, इस पे बेहतर बता पाएंगे। एक्ट में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी एंड शैल नॉट बी डिनाइड जी। तो अगर हम किसी की निजी जानकारी मांग रहे हैं तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ साबित हो पा रहा है? वकील साहब आप बताएं थोड़ा सा इस बारे में। जी वर्मा जी। नहीं, बिल्कुल बैल साहब आपने बताया। कुछ मतलब लोग पर्सनल जानकारी लेने में ज्यादा बजाय कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए कि जनहित में इसका यूज किया जाए। मेरा इसमें सर एक साथ साथ ये भी मानना है कि जो ये 2005 में कानून बना आरटीआई, ये क्यों बना? इसका उद्देश्य ये था कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो ट्रांसपेरेंसी या अधिकारी या सत्ता है वो नहीं बरतती थी। अगर जो अब 17 साल के बाद इस कानून के आने के बाद भी और सरकारों की ये स्थिति है, सरकारी डिपार्टमेंट की ये स्थिति है कि वो जो सूचना उनको देनी चाहिए उसमें टाल मटोल करते हैं। यानी कि ये सूचना लेने का जो अधिकार है ये भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना और ट्रांसपेरेंसी के लिए है जी। अगर ये जो डिपार्टमेंट है या जो सरकारें हैं ये ठीक तरह से काम करें तो 17 या आने वाले जैसे कम
गुड सेंस में लेके चले कि इस कानून को खत्म हो जाना चाहिए कि जब सरकारें ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगी और अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे तो इस तरह के कानून की जरूरत ही ना रहे। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी इस कानून को प्रभावी बनाने की बजाय कमजोर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सत्ता और सरकारों की नीयत पर सवाल उठाता है कि इस कानून को बजाय सत्ता में बदलाव अपने ईमानदारी लाने के लिए या ट्रांसपेरेंसी बरतने के बजाय इसको कमजोर करने की स्थिति में काम किया जा रहा है। मधुकर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर जो वर्मा जी ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, हमने पहले ही कहा कि नेक और नियति, अगर नेक नियति से कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए कि हम सूचना मांगते हैं, सूचना आपको वही मिलती है जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है या उसके प्रशासनिक अधिकारी को कोई नुकसान नहीं है, सूचना आपको वही मिलती है। और अधिकतर सूचना में आपको टाल मटोल वाली ही स्थिति दिखेगी। जैसे अभी किसी साथी ने बताया कि उसमें कुछ एक्ट के तहत उसमें जो प्रावधान थे उसको कम कर दिए गए। आखिर क्यों? आज मैं कहता हूं कि जैसे कोरोना को लेकर के सरकार ने बहुत प्रशासनिक लेवल पे, जिला लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे, नगर निगम लेवल पे बहुत खर्च हुए हैं। आप उसको आरटीआई के थ्रू, शायद मुझे नहीं लगता कि आप मांग लीजिए कि क्या इसमें खर्च हुआ है इस शहर के लिए। चाहे गुड़गांव के लिए मैं एक उदाहरण दूं कि गुड़गांव में कितना खर्च हुआ है ये महामारी को लेकर के, हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जैक्ट कोई सूचना मिल पाएगी, क्योंकि वो सूचना इसलिए नहीं मिलेगी उसमें क्या हुआ है ये तो खर्च करने वालों को भी पता नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ आया, किस में लगा, क्या हुआ। जब भी आप कभी बात करिए कि ये महंगाई हो गई, ये हो गई, तो आपको जवाब मिलेगा वैक्सीन में देखिए कितना खर्च हुआ और फ्री में वैक्सीन आप दे रहे हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि महंगाई है। तो आप ये ट्रेस अगर करें आरटीआई के थ्रू कि कितना कोरोना के संबंध में खर्च हुआ है इस शहर पे, इस डिस्ट्रिक्ट पर या इस राज्य में, आपको शायद ही इसकी जानकारी मिल पाए। तो इसलिए अगर ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। यह है कि उत्तरोत्तर दिन ब दिन कुछ डेवलपमेंट आए, कोई एक नई पीढ़ी ऐसी आए। इसलिए नई पीढ़ी से हम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ सुधार है। पहले आप अगर थाने में आप जाते थे तो एसएचओ से आप पहले डर के मर जाते थे, पता नहीं ये क्या कर देगा हमें। आज किसी भी एसएचओ के पास या सब इंस्पेक्टर जो नए आए हैं उनके पास जाएंगे तो वो एकदम आपकी समस्या को सुनने की कोशिश करता है, बाद में भले कोई प्रेशर आ जाए। मतलब एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, कुछ बदलाव उसमें से दिख रहे हैं। सुदेव यादव जी, बहुत समय से आप चुप हैं, आम आदमी को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आरटीआई डालने वाले जन सामान्य को भी अपनी सोच सुधारने की जरूरत है कि वो किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत दबाव बनाने की बजाय जनहित से संबंधित जो आम आदमी को, हजारों को, लाखों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उससे संबंधित आरटीआई डाले? इसमें देखो, जो भी सूचना आरटीआई के द्वारा मांगी जाती, सबसे पहले तो यदि सरकार और प्रशासन सिस्टम ठीक से काम करे, ईमानदारी से काम करे, ट्रांसपेरेंसी से काम करे, तो ये जो बोझ है आरटीआई एप्लीकेशंस का यही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पूछ रहा है किसी की इन्फॉर्मेशन उस मानसिकता से, तो कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हुआ है, कहीं ना कहीं वो दुखी हुआ है, और फिर उसके बाद वो जिस प्रकार सोचता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं उन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने से कुल मिला करके वो सिस्टम को सुधारने के लिए या उस अधिकारी को सुधारने के लिए ही ये कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन तो यदि मैं समझता हूँ कोई भी अगर पूछी जाती है तो वो मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, खास एक किसी अधिकारी की सैलरी, उसके बेटे के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसकी आय के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में। सतवीर जी, आप तो गवा रहे हैं, गुरुग्राम में इस प्रकार के मुद्दे उठे हैं और बहुत विवादित हुए हैं इस तरह की चीजों को लेकर। तो जो व्यक्तिगत जानकारी किसी अधिकारी की मांगी जाती है, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, मैं एक अधिकारी की व्यक्तिगत तो जानकारी नहीं लेनी चाहिए, आपने सरकार के संबंधी जानकारी लेनी चाहिए जी। मैं तो इस बात को सहमत हूं, लेकिन मैंने एक मामला अभी प्रकाश में आया था इसी प्रकार का। एक आरटीआई कार्यकर्ता रमेश कुमार था जो ग्रीवेंस कमेटी में के अंदर मीटिंग में रो रहा था, आरटीआई कार्यकर्ता। मैं देख के चौंक गया, मुझे यार ये क्या कर रहा है।
तो आखिरकार मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करना पड़ा और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई मामला क्या है। बोले सर मेरे खिलाफ तहसीलदार ने मामला दर्ज करा दिया, मैंने एक आरटीआई मांगी थी। तो मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके मामले को रद्द किया और तहसीलदार ने, अगर ऐसे भी अधिकारी हैं, अगर मान लीजिए कोई आरटीआई कार्यकर्ता जो सामने मेरे आया है, जो आई विटनेस में देख रहा था ग्रीवेंस कमेटी के अंदर कि रमेश कुमार ने आरटीआई मांगी, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, अब लेकिन मामला तो कैंसिल कर दिया, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ भी झूठा मामला दर्ज करने का मामला बनता था, लेकिन वहां तक ही सीमित कर दिया। लेकिन मैं संतुष्ट मानता हूं कि आरटीआई कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, काफी धमके भी आती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ आरटीआई करता लापरवाही भी करते हैं, वो किसी के बारे में पर्सनल जानकारी नहीं लें, सरकारी संपत्ति के बारे में जानकारी लें कि अगर किसी डिपार्टमेंट की खामी है वो जानकारी लेनी चाहिए। किसी अधिकारी के बारे में डायरेक्ट उसकी संपत्ति क्या है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तरीका आरटीआई कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता का होना चाहिए जो क्या काम हुआ है, क्या खामी है और कितने पैसे बजट लगाया है, कितना पैसा लगा है, ये तो मान लिया, यहाँ तक तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन कुछ आरटीआई कार्यकर्ता की मैं कमी मानता हूँ। जी बस अब क्योंकि हम चर्चा के अंत में पहुंच चुके हैं, समय अब समाप्त हो रहा है, बस आप सभी गेस्ट से बस थोड़ा सा एक दो वाक्यों में बस अंतिम में आपसे एक इनपुट हम चाह रहे हैं। अशोक कुमार वर्मा जी, आपको जाना है कहीं, व्यस्त हैं आप, बस आप अंतिम में आप बताएं, अपना विचार बताएं कि क्या इस पहल से हम उम्मीद ये जता सकते हैं कि आने वाला समय सकारात्मक होगा आरटीआई की दृष्टि से? नहीं, देखिए, अगर जो वर्चुअल या डिजिटलाइजेशन के थ्रू अगर जो पहल कर रही है तो ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन जैसा आशंका जताई है तो उन चीजों में जैसे सूर्यदेव जी ने बताया कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पेंडेंसी फिर तो जो सूचना आयुक्त है या राज्यों के या केंद्र सरकार के पीआईओ है, उनके पास सूचनाओं का अंबार लग जाएगा। जैसे कोर्टों के अंदर केस पेंडिंग पड़े होते हैं, जैसे चेक बाउंस है, कई हमारे पास लोग आते हैं कि जिसमें विदिन 6 मंथ फैसला है, ये लिखा हुआ है, लेकिन पहली डेट ही 6 महीने की मिलती है, क्योंकि पेंडेंसी इतनी है कि सरकार को इस तरह के प्रभावी कदम उठाने चाहिए कि जल्द से जल्द जो एप्लीकेशन आती है राइट टू इंफॉर्मेशन में, उनका निपटारा हो, ताकि वहाँ एप्लीकेशन का अंबार ना लगे। जी अजय बहल जी, बहुत थोड़े शब्दों में, एक तो जैसे सतवीर जी ने बातें कही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट को भी इस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने ग्रीवेंस कमेटी में रोना पड़ा कि किस प्रकार से अधिकारी झूठा मामला बनाता है, क्या कभी आपने इस प्रकार की चीजों को फेस किया? दूसरा, इस पहल के बारे में आप अंतिम थोड़े से शब्दों में जल्दी से अपने ओपिनियन दे दें। सर, जैसे मैंने पहले भी बताया, 5500 से ज्यादा आरटीआई लगा चुका हूं मैं राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में, न केवल हरियाणा तक, अन्य राज्यों में भी। आज तक मेरे साथ तो ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं है कि किसी ने कुछ गलत आरोप लगाया हो या किसी ने ब्लैकमेलिंग का नाम लगाया हो। हमेशा हर जगह से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हाँ, हर आवेदनकर्ता की एक जो संतुष्टि की एक सीमा होती है या एक समझ की वो होती है, विरोधाभास हो सकते हैं, उसके लिए हम आयोग में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, जो हम अपील करते हैं, काफी हद तक जानकारी मिल जाती है। आज की डेट में समय लग रहा है, कारण है कि लोगों में जागरूकता आ रही है, इसलिए आवेदन ज्यादा लग रहे हैं। आवेदन ज्यादा लग रहे हैं तो समय सीमा बढ़ रही है जवाब देने की। तो 30 दिन वाली समय सीमा तो नहीं रही है, पर हाँ, जवाब अवश्य मिल रहा है। बात आई जो हमारा विषय था कि जो ऑनलाइन अब प्रोसेस किया है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है सरकार का, सकारात्मक सोच है। जरूरत है सिर्फ इसके प्रचार और प्रसार की, आम आदमी तक इसको पहुंचाया जाए और उसको समझाया जाए कि इसको कैसे जनहित में सही प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। धन्यवाद आप सभी। मधुकर जी, आपका अंतिम टेक, क्या हम केवल पेंडेंसी बढ़ने लगे, इसके लिए हम इस सिस्टम को थोड़ा कर्ब करें या फिर इस सिस्टम को चलने देना सही कदम होगा? देखिए, शुरुआत तो ठीक है, लेकिन मैन पावर और भी कई चीजें जिस कारण से पेंडेंसी है, उस चीज को खत्म करना पड़ेगा और लोगों में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल रही है। ये नहीं लग रहा हो कि ये हमें जो है टाल मटोल करके हमें डिस्करेज कर रहे हैं। तो इसलिए यह प्रयास सरकार का गलत नहीं है, बहुत अच्छा।
जी सतवीर जी, आप जी क्या उम्मीद जता रहे हैं? मेरे हिसाब से सरकार की अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं जी, क्योंकि ये जरूरी भी है कि कोई सरकार अगर इस प्रकार से पहल कर रही है तो बहुत सराहनीय कदम है, इसमें आम लोगों को भी फायदा होगा। जी सूर्य यादव जी, क्या आपको उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी इस मामले में बढ़ेगी? जी, जो पहल की गई है वो अच्छी पहल है, लेकिन अब इसको चलाया कैसे जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी का। जी, परंतु मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कितनी प्रॉपर्टी क्या है। सपोज़ मैं अधिकारी हूँ और यदि मेरी प्रॉपर्टी के बारे में आज अगर कोई आरटीआई से पता करता है और 5 साल के बाद पता करता है, जी, तो उससे पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कितना अधिक इजाफा हुआ है। तो इसलिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं मांगी जाती है, लेकिन अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी अधिकारी जब भर्ती होता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, सब चीज़ें बताई जाती है जनता को, भाई इनके पास क्या है क्या नहीं है, और कम से कम सिलेक्शन अथॉरिटी के पास हर एक चीज़ ब्यौरा जाता ही है। तो सारी पब्लिक चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें बढ़ इसलिए रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसके लेके अनेकों एप्लीकेशंस आ रही है। तो मेरा मतलब एक ही कहना है, एक ही संदेश है कि आरटीआई की जो सूचना है वो समय पर देने के लिए विद इन टाइम के अंदर वो दी जाए, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। और अब जिस प्रकार पहले आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर सुरक्षा का लेके जो हमारा प्रश्न है उस जी, पर भी गौर करनी चाहिए। जी, समय के अंदर अंदर सूचनाएं दी जानी अति आवश्यक है। अगर मिलेगी बेशक से उसके लिए चाहे स्टाफ भर्ती करना पड़े या जो भी एजेंसी हायर करनी पड़े, लेकिन लोगों को सूचना इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्यों बन गई, मैं किसी के बारे में क्यों जानना चाहूँगा, जी, मेरे को ठीक कोई बात। मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं सफर हूँ तभी कहीं ना कहीं मैं प्रयास करता हूँ आरटीआई लगाने का, वरना आज के दिन में लोग इतने बिजी हैं कि उनको अपनी कामों से फुर्सत नहीं है। जी, तो ठीक समय बात इज है। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। जी, जी। बहरहाल आज आप सभी विशेषज्ञों से चर्चा के बाद लबुलुआब अब यही निकलता है कि सरकार ने पहल तो अच्छी की है, लेकिन इसे और ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है और ऑनेस्टली इसे लागू करने की आवश्यकता है। और रही बात अन्य विभागों को इससे जोड़ने की, तो सरकार ने इससे संबंधित आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आरटीआई डालने वाले व्यक्ति भी उसके तहत जनहित का सोच रखें, लक्ष्य उनका जनहित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ होना चाहिए। और एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस एक्ट में, इस प्रावधान में और इस सुविधा का उपयोग करने के पीछे कोई जगह एक्सप्लॉयटेशन की नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, द पब्लिक वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वैल्यूबल आप सभी ने अपने अपने जी, सुझाव आपका भी सभी का धन्यवाद। कोई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहल जी, मधुकर जी और सतवीर जी और वर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधीर यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।